पहला प्रश्न बोर्ड पर है, आप में से जो लोग कर सके प्लीज उत्तर दें और मुझे बताएं किसका उत्तर क्या हो जाएगा। ए का मान का निर्धारण करें। जो समीकरण, एक समीकरण आपको दिया, देखो 9 की पावर रूट ए, हाँ, प्लस 40 की पावर रूट बी, रूट ए सॉरी, बराबर 41 की पावर रूट ए को संतुष्ट करता हो। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मान जो कि यहां पर रूट के अंदर जब आए तो वह ए का मान आपको पता करना है कि वह ए का मान क्या हो सकता है। मैं जितनी मैथमेटिक्स जानता हूं उसके हिसाब से बेहतर ही होगा कि रूट का मान कोई ना कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात एक ऐसी संख्या हो जो कि किसी ना किसी नंबर की वर्ग हो। मैं जितनी जानता हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं, होने को कुछ भी हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग होने से फायदा यह होता है कि यहाँ पर इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है और यह इजीली एक नंबर हमें प्रोवाइड कर देता है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जब कोशिश करी और देखा तो मुझे एक मिला पूर्ण वर्ग, दो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तीन नहीं होता और चार होता है। मतलब हम इन दो ऑप्शंस को लेकर के भी डाउट में है, एक को लेकर के और चार को लेकर के। ना तो दो हो सकता है ना तीन हो सकता है। अब दोनों में हम लोग यहाँ पर मैच कराएं। कल की क्लास अगर याद होगी तो मैंने आपसे कहा था कि आप जिस परीक्षा को प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश करके कम से कम 50 तक का वर्ग याद कर डाले, 30 तक का कोशिश करके घन याद कर डाले। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक पुट करता हूँ तो यह 9 की पावर 1, जैसे मान लीजिए फार में ए की मान अगर हमने एक लिया, मैंने कहा इन्हीं दो में से कोई ना कोई होगा, यह सिंपली 9 की पावर क्या हो जाएगा बताएं? 9 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, और 40 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 41 की पावर 1 हो जाएगा, तो जो कि बराबर नहीं होगा। इसका मतलब एक संतुष्ट नहीं कर रहा है। ले देकर एक ऑप्शन बच रहा है 4। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। 9 की पावर जब आप रूट के अंदर 4 रखेंगे अर्थात रूट 4 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 9 की पावर 2 होगा। ऐसे 40 की पावर भी 2 होगा और फाइनली 41 की पावर भी 2 होगा। मैं थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ। इतना वर्ग मुझे याद है कि 9 का वर्ग 81 हमको पता है। 40 का वर्ग अगर ना भी याद होता तो मुझे आइडिया है 4 का 16 होता है और 1 0 2 0 बना देगा, 1681 हो गया। और कंफर्म कर लीजिए कि 41 का वर्ग भी 1681 ही होता है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। और ये जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब 4 ने संतुष्ट किया। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा। 4 राइट सोल्यूशन है। आप में से जितने लोगों ने सही उत्तर दिया 4, कंफर्म कर ले, बिल्कुल सही बात है। पहले प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, 4 है, एकदम सही। जितने लोगों ने 4 बताया था कंफर्टेबल रहे क्योंकि 4 इस प्रश्न का करेक्ट हल बन गया है। दूसरे प्रश्न पर मैं बढ़ूंगा। दूसरा प्रश्न भी बोर्ड पर आ चुका है। अलजेब्रा का एक बढ़िया क्वेश्चन है। सी स्टेनोग्राफर, इन परीक्षाओं में यहाँ पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से आप प्रश्न को देखिए, करना क्या है इसमें। यहाँ पर मेरे को दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 405 है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है? 405 है। और साथ साथ हमको दिया है a प्लस बी बराबर 9 है। a प्लस बी कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। हमसे इसने पूछा कि मुझे ए बी का मान बता दो, मतलब ए बी के लिए डिस्कशन कर रहा है कि आप इसका मान बता दो। अब देखो, हमको 2-3 चीजें पता है और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन करें तो यह होगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस ए बी होता है। अगर आपको आइडिया है तो ये बिल्कुल होता है। यह a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन होता है। जहां पे देखो, मुझे जब ए बी निकालना है तो बेसिकली आपको ए बी यहां से दिखेगा, लेकिन हम इन दोनों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए मैंने इसके दोनों पक्षों का वर्ग किया। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल, a प्लस बी का होल वर्ग होता है जो कि 9 के वर्ग 81 के बराबर होगा। अब आप बढ़िया है कि देखो, जैसे मुझे a प्लस बी का मान पता है और यह बेसिकली a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसका मान मेरे को पता है, इसका मान मुझे पता है, इसका मान हम लोग को अगर पता चल जाए इन दोनों का तो हम ए बी का मान ऑटोमेटिकली ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया, लिखा a वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर 81 माइनस 2ab। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब आप इस a वर्ग प्लस बी वर्ग को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे देखिए, इसकी जगह आप लिखोगे सीधा सीधा 405, मैं भी लिखूंगा 405। a प्लस बी की जगह आप लिखोगे 9 और a वर्ग प्लस बी वर्ग की जगह लिखेंगे हम लोग 81 माइनस 2ab लिखेंगे। माइनस ए बी ऑलरेडी लिखा हुआ, बस ये समीकरण बेहतर बन गया जहां से ए बी निकाला जा सकता है। आप में से भी जो बता सकते हैं प्लीज उत्तर बता दें। और कुछ लोगों ने हमें बताया भी स्टार्टिंग से कि 12 आ रहा है, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है कि अच्छी एक्टिविटी आपकी दिखी हमें। पहले तो आप 9 से इसको काट दें 9 चौके 36, 9 पचे 45 बराबर 81 माइनस हम 3ab लिख सकते हैं। 81 माइनस क्या लिख सकते हैं? 3ab।
अब आप देखो 3ab को इधर कर लो, उसको उधर कर दो, अर्थात 3ab बराबर 81 माइनस 45 होगा, तो 3ab बराबर 36 होगा। काट दीजिए, 11 से 5 6 और 7 से 4 3 होता है, अर्थात ab का मान आपका 3 से काट दीजिए तो 12 होगा। जितने लोगों ने ab का मान 12 बताया है, एकदम सही बताया आप लोगों ने। 12 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया है। तो बढ़िया था, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आपने हर चीज इसमें देख ली। a प्लस बी दिया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया था, ab पूछा गया था, मैंने वो सब कुछ करके दिखाया, जो आवश्यक था वो फार्मूले बताए जो जरूरी थे। अब इसमें से देखिए, जैसे 2ab कहां से आया, आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, यही तो होता है ना। उसके आधार पे हमने 9 का वर्ग 81 लिखा और वहां से पैटर्न आपका सेट हो गया। आशा करता हूं आप में से अक्सर लोगों ने समझा होगा, जिनका क्वेश्चन था 2ab कहां से आया, उनको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कहां से कोई चीज बनकर सामने आ रही। इतना क्लियर है। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छा सा प्रश्न है, ज्योमेट्री का है और इसमें कई बातें इसमें भी समझ में आएगी, मेंसुरेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। इसने हमसे कहा कि मेरे पास एक त्रिभुज है जो कि एबीसी जिसका नाम है, जो ए पर समकोण है, जो ए पर समकोण है। बैच वाले अगर देख रहे होंगे तो आज इनको यह प्रश्न क्लियर होगा, क्योंकि मैंने वहां पे मेंसुरेशन आज पढ़ाया है और बाकी लोग भी इसको समझ पाएंगे, एकदम इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सबसे पहले आप जान लो कि अगर कोई एक त्रिभुज है, पहली चीज पे इसको बना के देखिए तो मैं कंफर्म कर देता हूं। मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, या ध्यान रखिएगा इसने कहा ए पर समकोण है, तो इसका मतलब हम 90 डिग्री ए पर बनाएंगे, अर्थात यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखा, हमने सी लिखा, बाकी आप ऐसे भी बना सकते थे, बट जैसे इसने कहा उस हिसाब से ए पर समकोण है तो ए पर मैंने 90 डिग्री बना दिया है। तथा एक लंब एडी, एक लंब एडी मतलब यहां से एक लंब डाला गया है, कहां पर, बीसी पर। मान लो डी है, मतलब एडी एक लंब डाला गया है, जो कि किस पर डाला गया है, बीसी पर, जो कर्ड बीसी पर डाला गया। जाहिर सी बात, अगर यह 90 डिग्री था तो दिस साइड वाज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉल्ड द कर्ड, वही कर्ड था। अब इसने हमसे कहा यदि बीसी बराबर मेरा 8 है, मतलब दिस सेगमेंट, दिस पार्ट इज इक्वल टू 8, मतलब यह 8 है। एडी बराबर 3 है, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू 3। तो हमें निकालना है ए बी इंटू ए सी। बहुत बढ़िया है, आप लोग फटाफट बता सकते हैं। अब 24 हो कि 12 हो कि 36 हो, ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी समझ पर, सोच पर। मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास कभी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उसमें से एक आधार कहलाता है और दूसरा ऊंचाई कहलाती है, ये जनरल नियम होते हैं। और अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इस हिसाब से सोचा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता पता है, 1/2 गुणे ए बी गुणे ए सी, ए बी गुणे ए सी, ये हो जाता। मैं एक बात और बता दूं, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा, किसी भुजा पर उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से एक लंब डाला जाए, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर एक लंब डाला जाए, तो हम उस भुजा को आधार मान लेते हैं, इस भुजा को आधार मान लेते हैं और उसके विपरीत बिंदु से, जो शीर्ष बिंदु से जो लंब डाला गया, उसको ऊंचाई मान लेते हैं। तब भी क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। आधार इस समय वह शीर्ष बिंदु, वह भुजा हो जाएगी जिस पर लंब पड़ा है, वह भुजा हो जाएगी बीसी, और उससे जो लंब डाला गया है दैट इज कॉल्ड एडी, वह एडी के बराबर हो जाएगा, मतलब 1/2 बीसी इंटू एडी हो जाएगा। अब देखो जो जानकारियां दी गई हैं, जैसे हमको क्या क्या दिया था, हमको भाई देखो गलत लिखा था मैंने, यहां पर यह बल्कि 3 था, वह 3 नहीं था। अब मैं लिखूंगा यहां पर, देखो ध्यान से, 1/2 गुणे 8 गुणे 3, 1/2 1/2 से कटा, और ए बी गुणे ए सी जो हम लोग चाहते थे वह 3 गुणे 8, अर्थात 8 गुणे 3 हुआ, अर्थात 24 हुआ। 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। 24 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो बैच में आज पढ़े उनको मैंने बातें बताई है कि अगर कभी कोई त्रिभुज हो, जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दूं, कभी कोई त्रिभुज है, अगर वह समकोण है, समकोण देखो ऐसे सोचा जाता है, किसी समकोण की बात करिए, ये देखिए, तो हमसे अगर आप एरिया पूछेंगे तो हम कहेंगे बेस है, हाइट है, मतलब जो दो भुजाएं समकोण बनाती हैं उन्हीं को देखकर समकोण का सूत्र नहीं लगाया जाता है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियम आपको हमेशा यही बताया जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हमेशा ही बताया गया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी कोई त्रिभुज बन जाए, मान लो यही त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम ऐसे सोचें कि अगर इसको हम ऐसे सोचें कि मान लीजिए, देखिए आपको पता है त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं से बनता है, 3 बिंदु रहते हैं, किसी बिंदु से विपरीत भुजा पर अगर एक लंब डाल दे
तो वह उस शीर्ष बिंदु से उस भुजा की दूरी या ऊंचाई कहलाती है। इस समय वह साइड जिस पर वह लंब पड़ा हुआ है वो आधार कहलाएगा। सेम फार्मूला यहां भी काम करेगा, 1/2 गुणे आधार इस समय AC हो जाएगा और ऊंचाई इस समय अगर यह D पड़ा हुआ है तो BD हो जाएगा। यही काम मैंने वहां पर किया है जो आप लोग देख रहे हैं, और मुझे याद है कि अगर इस तरह से अगर लोग समझेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए अप्लाइड होगा। मतलब कभी भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर एक लंब डाला जाए तो जो लंब पड़ा है उसको ऊंचाई मानेंगे और जिस पर पड़ा उसे आधार मानेंगे। सूत्र लगाना है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सेम टू सेम बिल एप्लीकेबल हियर। ये मत देखिएगा केवल जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वही समकोण बनाए, नहीं, कोई को भी आधार मान लो, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से एक लंब डाल दो, तब भी आधार ऊंचाई का कांसेप्ट आपको जनरेट होता दिखेगा। तो यही पर मैंने इस प्रश्न को समझाया जो अभी आप लोगों ने देखा। 24 आया इस स्थिति में अगर हम AC इंटू AB की भी बात करें, AB इंटू AC की, क्योंकि वह भी उसी पैटर्न पर काम करेगा जैसा वहां पर दिया गया है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज बता दे, अगर नहीं है तो मेरे साथ अब बढ़ चले और अगले प्रश्न को ध्यान से देखें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा नंबर दिया क्या है इस प्रश्न में, सीरियस होकर के उत्तर दे दीजिए हमें फटाफट। 4A = 5B = 8C। देखिए मैं आपका फालतू का इधर उधर समय बर्बाद नहीं करूंगा, बस आप लोग मेरे से जो मैंने प्रश्न दिया उस प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए और फटाफट उत्तर सब लोग बताते जाइए। 4A = 5B = 8C है। मुझसे ABC के अनुपात के बारे में पूछा गया है। व्हाट अबाउट A:B:C, तो कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग जनरल ट्रेडिशनल स्कूल में जो करते थे, इन सब को बराबर के मानते थे, इसको भी के बराबर, इसको भी के बराबर, इसको भी के बराबर। तो ABC का मान डिक्लेयर करके हम लोग वैल्यू निकाला करते थे। बट हम आपको यही सजेशन हमेशा देंगे कि जब भी कभी इस तरह की स्थितियों में आपसे ABC का अनुपात पूछा जाए तो जो कोफिशिएंट रहा करें, जैसे देखो ABC हमसे पूछा है तो जो A का कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो B का कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कर दो, और जो C का कोफिशिएंट है उसका, मतलब सभी के गुणांकों का व्युत्क्रम कर देना है। और जैसे ही सभी के गुणांकों का व्युत्क्रम करेंगे तुरंत हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे। आइए एलसीएम ले लीजिए। 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। अब आप 4 से डिवाइड करिए 10 आएगा, 5 से डिवाइड करिए 8 आएगा और 8 से डिवाइड करिए 5 आएगा। 10, 8, 5 का रेशियो होगा 10, 8, 5 जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया, यही इस प्रश्न का हल होगा। 10, 8, 5 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का है जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। चौथे प्रश्न को करेक्ट आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एकदम सही है। किसी को दिक्कत हो तो बता दें। यस, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन इस तरह का बनता है। अक्सर ये प्रश्न बनता है जैसे कोई स्कूल में बच्चे हैं तो बच्चों का अपनी आयु का औसत होता है, अध्यापक को शामिल करने से औसत आयु बढ़ जाती है, या किसी को समूह में शामिल करने से औसत आयु घट जाती है। मतलब दोनों स्थितियां होती हैं। शामिल करने पर औसत आयु बढ़ती है और घटती भी है। जैसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को शामिल करेंगे तो औसत आयु क्या होगी? बढ़ जाएगी। कम उम्र के व्यक्ति को शामिल करेंगे तो औसत आयु क्या होगी? घट जाएगी। 4 भाइयों की औसत आयु 14 साल है। 4 भाइयों की औसत आयु 14 साल है। उनके पिताजी भी जब शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिताजी की उम्र हमको वर्षों में बताना है। कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे? देखिए मैं एग्जाम में ट्रेडिशनल पहले बताता हूं, फिर इसका एकदम बढ़िया ट्रिक बताता हूं। मैंने कहा जैसे यहां पर हम 2 चीजें लिखें, एक तो संख्या और औसत, और एक चीज हम दिमाग में रखें, योग। क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। पहले 4 भाई थे, औसत 14 था। बताइए इन सबका योग कितना हो गया? 14 चौके 56 होता है। 14 चौके 56 मतलब 4 भाई थे, औसत 14 साल था। 14 चौके 56 मतलब सभी चारों भाइयों की आयु का योग 56 साल है। जब पिताजी भी आ गए तो संख्या हो गई 5। औसत भी कह रहा 4 बढ़ गया, 4 बढ़ती हो जाएगा 18, 18 पंचे हो जाएगा 90। तो पिताजी के आने से योग हो गया 90। जब तक 4 भाई थे योग था 56, जैसे ही पिताजी शामिल हुए योग हो गया 90। अब हमसे पूछा गया भैया जब पिताजी के शामिल होते ही 90 हो गया तो 90 में से अगर मैं 56 घटा दूं तो पिताजी की उम्र हो जाएगी 36। 36 कितना हो जाएगा? 36 होगा ना? नहीं 34 होगा यार। कैसे 36 हो जाएगा? 34 होगा। 34 साल पिताजी हो गए। अब मैं इसका एक प्रोसेस तरीका बताता हूं। यहां पे आप लिखा करो संख्या, ये तो चलो एक जनरल तरीका था बट ये हमेशा काम नहीं करता है। यहां पे लिखो औसत। इस शामिल होने की स्थिति में इस कंडीशन को मैं आपको बता रहा हूं। पहले देखो 4 सदस्य थे, औसत था 14।
एक सदस्य जब बढ़ गया तो सदस्यों की संख्या हो गई 5। मतलब संख्या पुरानी, पुराना औसत, नई संख्या और नया औसत नया औसत। अब आपको जो शामिल किया गया उसके व्यक्ति का मान निकालने के लिए, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं। आप अगर पुराना औसत लेंगे तो नई संख्या के पास आना पड़ेगा और इस वृद्धि को इस पर अप्लाई करना होगा। जो यह पान आए इसको ले जाके जोड़ दीजिए। देखो 34 साल हो गया जो शामिल हुआ। या अगर आप मान लो कि आप नया औसत लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते, सेम वही वृद्धि अप्लाई करते, 16 ला के जोड़ देते, तब भी 34 साल हो जाता। मतलब किसी भी हालत में पिताजी इस समय 34 साल के होते, चाहे जैसे करते। मतलब हम पुराना औसत लेकर नई संख्या के पास या नया औसत लेकर पुरानी संख्या के पास, इस सेम वृद्धि को अप्लाई करिए कहाँ पे, संख्या में, और सेम टू सेम उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप में से अक्सर लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, इस पैटर्न को, इस टर्म को सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और मेरे साथ आप बढ़ चलिए। कौन सा नंबर? छठा नंबर। छठा नंबर आपके सामने ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न है। ऊंचाई दूरी के इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर सीरियसली सीख लिया इसको तो इस तरह के प्रश्न आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे, हमेशा यह प्रश्न आपको सही हल दे देगा। नदी के ठीक ऊपर, देखो भाई ये नदी थी, ऐसे मेरी बात को समझिएगा, ये नदी थी, ऐसे बह रही थी नदी, नदी बहती है फ्लो में। नदी के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है, उससे नदी के नीचे दोनों सम्मुख किनारों, जैसे नदी, ये देखो हेलीकॉप्टर ऐसे था, हेलीकॉप्टर जब चलता है ना पहले तो ऐसे होता है, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। पहले यहाँ जमीन से उड़ेगा, उड़कर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब वह क्या करता है, दोनों नदी के सम्मुख किनारों को देखता है यहाँ पर बैठ करके कोई व्यक्ति। एक समय कोण बनता है 60 डिग्री और एक समय कोण बनता है 30 डिग्री। मतलब ये यहाँ से 30 डिग्री बना मान लो और यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री बना। ये इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है। पढ़िएगा पूरी बात। ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर नदी के दोनों सम्मुख किनारों पर लगे वृक्षों के, यहाँ पर 2 वृक्ष थे, यहाँ पर एक पेड़ था और यहाँ पर एक पेड़ था, दोनों पेड़ों को जब देखता है तो औनमन कोण जो होते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के बन जाते हैं। जब आप ऊंचाई पे रह करके किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो कोण हमारे औनमन कोण कहलाते हैं। जब आप जैसे किसी बिल्डिंग पे बैठे हैं, नीचे सड़क पे कोई खड़ा है, उसको जब देखेंगे तो आपकी पलकें ऐसी होती हैं, पलकें मतलब बेस लाइन, और उसको जब ऐसे गिराते हैं पलकों को तो औनमन कोण बनता है। जब नीचे से रहकर आप किसी चीज को ऊपर देखते हैं, मान लो ऊपर देखो कोई पेड़ पे बैठा है, तो पलकों को, पलक मतलब बेस लाइन, जो मैं कैमरे को देखता हूँ तो बेस लाइन है, मैं पलकों को उठाता हूँ तो तुरंत मैं बेस लाइन के साथ कोण बनाता हूं और औन्नयन कोण कहलाता है। यस। अब सुनिए, यहां पर हमसे पूछा गया कि इसकी ऊंचाई हमको बता देनी है, जबकि इसने एक बात हमसे कहा कि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है यहां से यहां तक। अगर 400 है तो देखिए हम फटाफट कर पाएंगे। मान लीजिए यह लेंथ x है, यह 400 माइनस x है, क्योंकि दोनों की लेंथ 400 होनी चाहिए। हम 2 प्रकार उपयोग कर लेंगे। एक तो हम लिखेंगे tan 30, मतलब हम इस त्रिभुज में रहेंगे तो हम tan 30 की बात करेंगे। tan होता लंब बटा आधार अर्थात h बटा x, 1/√3 होता है tan 30 का मान। इतने दिन से बताते बताते याद हो गया होगा। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर h√3। x बराबर क्या हो जाएगा? h√3। चलो दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। आप कैसे भी कर सकते थे, जैसे x मतलब यहां से एक a भी कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने h के मतलब x के लिए बोला है, ऐसे मैं h के लिए बोल सकता था, x/√3 हो जाता, x/√3। दूसरी तरफ हम लिखेंगे tan 60 बराबर हम लिखेंगे h अपान लंब बटा, इसका आधार हो जाएगा 400 माइनस x, और यहां से इसको लिखेंगे √3 बराबर h बटा 400 माइनस x। तो भैया h बराबर क्या हो जाएगा बताइए? √3 इंटू 400 माइनस x। ये हो गया। दोनों h को बराबर कर दीजिए, ए भी h और ए भी h बराबर कर दें तो बराबर देखो इसके सामने हम लिख देते हैं इसको कि √3 400 माइनस x लिख सकते हैं। यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। ये उधर जाएगा तो x बराबर 3 गुणे 400 माइनस x हो जाएगा, बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 1200 माइनस 3x हो जाएगा। इसको इधर कर दें तो 4x हो गया बराबर 1200 हो गया, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 300। मतलब एक 300 हो गया, दूसरा 100 हो गया। सॉरी, ये 3x होगा ना, x बटा √3, 1/√3 बराबर h बटा x हो गया। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं? x बराबर h√3 लिख सकते हैं।
h बराबर x बटा रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम जैसे कह दें कि अगर हम लोग x का मान कितना पा रहे हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा कि हम दोनों को बराबर कर दे रहे हैं, एक बार थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो सब कंफर्म हो जाएगा। मैंने कहा tan 30 का मान देखो, जैसे मान लो मैंने इसको x लिया है, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर आपने इसको x लिया है तो ये h बटा क्या होगा, x होगा, तो 1 बटा रूट 3 बराबर h बटा x हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा, तो यहां से किसी का भी मान निकालो, अगर आपको h निकालना है तो x बटा रूट 3 कर दें। tan 60 क्या होगा, h बटा 400 माइनस x होगा, 400 माइनस x होगा। तो अब यहाँ tan 60 का मान रूट 3 होता है, तो h बराबर रूट 3 गुणे 400 माइनस x हो गया। दोनों को जब बराबर करूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर रूट 3 गुणे रूट 3, तो 400 माइनस x हो गया। मतलब यह x बराबर 1200 माइनस कितना हो जाएगा, 3x। इसको इधर लेके चले आए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। x बराबर भैया 300 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 300। अब x का मान यहां पर रख दीजिए और उसके हिसाब से उत्तर निकाल दीजिए। कैसे, देखिए कहीं पर भी रख दीजिए। जैसे हम h बराबर क्या करेंगे, 300 बटा रूट 3। अब रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ना, यह खत्म हो जाएगा। तो यह आपका कितना हो जाएगा बताइए, मतलब 3 खत्म होकर के 100 रूट 3 हो जाएगा। मतलब 3 से यह खत्म हो जाएगा, 300, 100 रूट 3 आ जाएगा। तो 100 रूट 3 इस प्रश्न का हल होगा, जो कि आपको किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो गया। कन्फर्म देखिए, इस तरह के प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अप्लाई कर लीजिएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे आपने देखा कि दो चीजें थी, मैं यहां पर थोड़ा बोर्ड पर ऐसे समझा देता हूं। ये हेलीकॉप्टर देखिए उड़ रहा था, ये नदी थी, नदी के इस किनारे भी पेड़ था और इस किनारे भी पेड़ था। यह क्या करता है, यहां पर मान लो हेलीकॉप्टर है, यहां पर मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, इसको ऑब्जर्व किया और इसको ऑब्जर्व किया, यह इसकी बेस लाइन थी। तो इस दशा में इसने देखा कि यहां पर कोण मान लीजिए 60 डिग्री बना और यहां पर कोण कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया। यहां जो बनता है ना सेम टू सेम यहां बन जाता है और यहां जो बनता है यहां सेम टू सेम बन जाता है। ये इसकी सर्टेन हाइट है, इसकी सर्टेन हाइट है। अब यह पूरी लेंथ अगर 400 थी, यह पूरी लेंथ अगर 400 थी, याद रखिएगा अगर मान लो यह 30 है और यह 60 है, तो जनरल प्रश्न भी इसका बन सकता है। सिंपल सी कोई बात नहीं, अगर 30-60 का जोड़ 90 होता है ना, तो हम 90 के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि हम देखो दो तरीके से फिलहाल हमने अप्लाई किया था, एक तो हमने tan 30 का उपयोग किया था, एक tan 60 का उपयोग किया था। दोनों आधार पे हमने किया था। और ऐसे प्रश्नों में क्योंकि यहाँ पर √3 इंटू √3 3 हो जाता है और 100 300 से डिवाइड हो जाता है, 100 √3 तो वैसे भी आता, ऊंचाई तो आपकी 100 √3 इसलिए भी हो जाती ना। मैं आपको समझाता हूँ क्यों हो जाती, क्योंकि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना जुड़ करके 400 के बराबर हो जाता। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आया है, क्या है ध्यान से देखिए कैसे करना है। दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का योग 36 है। संख्याओं का मासा और लासा 3 और 105 है। भैया संख्याओं का लासा और मासा और लासा 3 और 105 है। संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मासा जो होता है, मासा प्रत्येक संख्या को उनके योग को, अंतर को, लासा को, गुणा को, सबको विभाजित करता है, सबको विभाजित कर सकता है। मतलब इसके पास इतनी पावर होती है कि मासा क्या करता है, किसी भी संख्या को, उसके योग को, उसके अंतर को, ठीक है, बाकी समझने की कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूं। मासा के पास इतनी पावर होती है, वह किसी भी दी गई संख्या को, उसके योग को, उसके अंतर को, उसके गुणनफल को, उसके लासा को, सबको विभाजित कर देता है। अगर दी गई संख्याओं का मासा 3 है, संख्याओं का मासा 3 है, तो संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं को भी विभाजित करेगा, उसके लासा को भी करेगा, उसके मासा को भी करेगा, मतलब उसके जोड़ को भी करेगा, उसके सबको मतलब विभाजित कर सकता है। हमको इस प्रश्न में मासा दिया है, मासा कितना दिया भाई, 3 है। लासा हमको दिया है 105। मैं आपको बता दूं, ऐसी दशा में मैं आपसे अगर कहूं संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं हो जाएंगी 3a और 3b। कभी भी 3 के मल्टीपल में संख्याओं को होना जरूरी है। अगर मासा हमारा 3 है तो संख्याएं 3a और 3b होंगी। अब अगर 3a और 3b को हम जोड़ दें
तो यह दिया हुआ है 36, तो a प्लस बी यहां से हो जाएगा 12। a प्लस बी कितना हो जाएगा 12। ध्यान से देखिएगा, मतलब अनुपात के रूप में हमने पैटर्न को देखा तो a प्लस बी हमारा हो गया 12। अगर कभी भी अनुपात के रूप में, देखिए हम टर्म हमने a और b अनुपात के रूप में लिए थे, मासा 3 था तो संख्या को 3a और 3b बना दिया। ऐसी दशा में अगर हम लासा सोचे तो 3ab हो जाता है। 3ab बराबर 105 हो गया। ab बराबर यहां से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ये आपका 35 हो गया। अब आप समझिए करना क्या है भाई, आपके पास a प्लस बी हो गया है, ए बी हो गया है। अब इसका होल वर्ग करेंगे तो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab बराबर 12 बराबर में 144 होगा। अब सुनिए, a वर्ग प्लस बी वर्ग अब प्लस 2ab, ab का मान 35 है तो 35 दूना 70 बराबर 144 कर दीजिए, 144। तो a वर्ग प्लस बी वर्ग कितना हो जाएगा बताइए, 70 घटाएं 4 हो गया और 17 14 से 7 7 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना था, क्योंकि हमने देखा था कि इसका मासा 3 था, a वर्ग प्लस बी वर्ग हमारे पास अगर 74 आया है तो मास अगर हम लोग इसको मतलब यहां पर 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 से भाग करके हम लाए थे, 3 से गुणा करेंगे तो जाकर के यहां पर 3 से गुणा करने का मतलब 3 दूना 6, 6 से गुणा, हाँ नहीं 3 से गुणा करने का मतलब हो जाएगा कितना बताएं, 74 दूना कितना, 3 चौके 12, 3 सते 21 1 22, 222 हो गया। a वर्ग प्लस बी वर्ग 222 हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से जब गुणा करेंगे तो यह 666 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न के लिए 666 आपके राइट सोल्यूशन के तौर पर सोचा जाएगा, 666। तो करेक्ट हल देखिए 666 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको संख्याएं दिया, मतलब संख्याएं मासा दिया था, संख्याएं मैंने सोचा और उस हिसाब से मैंने यहां पर फार्मूले का उपयोग किया और राइट सोल्यूशन आपका 3 से गुणा करने पर कितना हो गया, यस 200, हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे, बाकी हमने उत्तर बता दिया। 222 को आप 3 से गुणा करेंगे, 666 करेक्ट आंसर यहां पर इस प्रश्न का बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ग्रुप डी के लेवल का प्रश्न है, एक ग्रुप डी के लेवल का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या दिया बताएं, 0.875 किसके बराबर है। जैसे हमें दशमलव हटाना है इस प्रश्न में, सिंपली दशमलव हटाने के लिए क्या लिखेंगे, 875 बटा 1000, 3 अंक पे दशमलव लगा था, बस हटा दीजिए। यहां पर जैसे ही हटा दिया, अब इसको डिवाइड करिए, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 जीरो हो गया, 5 सते 35, 5 अठे 40। फटाफट इसका उत्तर तो बता ही दीजिएगा आप लोग। एक ग्रुप डी के लेवल का जस्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप डी के लेवल का जस्ट क्वेश्चन है। 0.875 को अगर 1000 से हम डिवाइड कर दें, क्यों कर दें, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लगा था, 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए, 7/8 इस प्रश्न का हल हो जाएगा। 7/8 करेक्ट हल है, जो कि चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप लोग उतार सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हल 7/8। ग्रुप डी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस प्रश्न 13 के पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब कंपोजाइट नंबर। अब देखो, संख्या के 2 रूप होते हैं, एक तो प्राइम और एक होता है कंपोजाइट। ठीक है, अब कंपोजाइट मतलब प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य का सेंस होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, अर्थात वह केवल संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। स्वयं और 1 से कोई संख्या कटती है तभी वह क्या होती है, अभाज्य होती है। दूसरी तरफ बात जब भाज्य की आती है, यहां पर इसने हमसे पूछा कौन सी संख्या एक संयुक्त है, इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे अब इन संख्याओं को देखा जाए, 17 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 19 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 23 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी, 27 1 से कटेगी, 27 से कटेगी, 9 से कटेगी, 3 से कटेगी। तो यहां पर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का होगा, जो कि एक भाज्य संख्या है, बाकी सबकी सब अभाज्य है। सबकी सब क्या है, अभाज्य है। तो 9वें प्रश्न का करेक्ट हल यहां पर ए ऑप्शन है, क्या है, 27 है, जो कि आप लोग उतार सकते हैं। 27 के तौर पर इस प्रश्न का हल करेक्ट नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं बातों को, आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। अगर आप लोग देखिए, हालांकि ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी में भी पूछा जा सकता है। लेखपाल को आपने देखा होगा कैसा पेपर बना था। हम लोग ग्रुप सी में भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। एक सिंपल समीकरण आपको दिया है, y का मान पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न भी आपको टकरा सकते हैं आपसे। बराबर 0, y का मान अगर पता करना है तो 4y इधर लेके चले आए।
तो 4y बराबर 6 2 8 हो गया, y बराबर 4 दूना 8 हो गया। कितना हो जाएगा 2। तो सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है जो कि 2 है। तो ऐसे प्रश्न भी दिख सकते हैं, ऐसा मत सोचिए सब टफ ही टफ दिखेगा। आपने देखा होगा कि अगर लेखपाल का पेपर किसी ने दिया था तो वहां पर कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो पेपर के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा कि एकदम ऐसे ही हो जाएगा, आपको जो है कुछ भी मिल सकता है, याद रखिएगा। तो इसलिए हर तरह की स्थितियों के लिए आप तैयार रहिए, कुछ भी मिल जाए वो आपके लिए कंप्लीट स्थिति हो जाए। अगला देखिए 24 आड़ू, आड़ू क्या होता है? पीचेस होता है, आड़ू को अंग्रेजी में पीचेस कहते हैं। 36 खुबानी एप्रिकोट्स होता है। 60 केले, ये सब हमको जो लग रहा है कुछ अलग प्रकार की चीजें हैं, केला तो सब जानते हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मुझे ऐसी पंक्तियां बनानी है, ऐसी पंक्तियां बनानी है जो पंक्तियां कुछ ऐसी हों कि अगर मैं आड़ू रखूं, खुबानी रखूं या केले रखूं, बनानास रखूं, तो उनको जो है समान समान मैं यहां पर प्रत्येक पंक्तियों में रख सकूं। मतलब इसकी कुछ पंक्तियां बना सकूं, इसकी कुछ पंक्तियां बना सकूं, मतलब पंक्तियों की संख्या अलग अलग हो लेकिन पंक्तियों में जो पद हैं, जो मान है वो समान रहे। इसका मतलब मुझे एक ऐसी संख्या पता करनी है जो आड़ू 24 को, 36 को खुबानी और केले 60 को पूर्णतः विभाजित कर सके, अर्थात हमें इनका मासा पता करना है। तो मासा पता करने के लिए हमने ऑप्शन देखा कि मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः डिवाइड कर देती है। 24, 36 तथा 60 को सबसे बड़ी संख्याओं के रूप में अगर 12 को सोचा जाए तो 12 सबको डिवाइड करेगी। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। तो हम सबसे बड़ा देखते हैं और वह देखते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। अर्थात हमने देखा कि 12 सबसे बड़ा था और 12 सबको डिवाइड कर सकता है, तो 12 आपका मासा हो गया। कहने का सेंस हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पद रखे जाएंगे। और कितने रखे जाएंगे? आड़ू की कितनी पंक्ति बनेगी? 2, खुबानी की 3 और बनाना की 5। लेकिन हर पंक्ति में पद जो होंगे वो आपके 12-12 ही रहेंगे। तो पहले ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर कह दीजिए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है जो कि आपको 11 नंबर में दिया गया है। दूसरा देखिएगा, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी स्थान X से स्थान Y तक जाती है, स्थान X से स्थान Y तक जाती है और इस यात्रा को 4 घंटे में तय करती है। कितनी चाल थी उसकी बताइए? चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब इस चाल से चलती है और 4 घंटे में यात्रा तय करती है। आपको पता होगा, कुछ सूत्र पता होंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है, या आप समय बराबर चाल दूरी बटा चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। उसके हिसाब से सोचिए तो कहा गया है कि इस दूरी को जो X से Y की है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है। अगर उसने अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लिया तो यात्रा में कितना समय अब कम लगेगा? जाहिर सी बात, अगर स्पीड बढ़ी है तो समय कम लगेगा। दूरी दोनों की स्थितियों में समान है। जब दूरी समान हो, ध्यान से देखिएगा, दूरी समान हो, यदि दूरी समान है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। इसको आप यस कहिए, इसको टी कहिए। ऐसी स्थितियों में आप S1 T1 बराबर S2 T2 लिख सकते हैं। S1 कितना है? 55, T1 कितना? 4 घंटे, S2 हमारी चाल अब 5 घंटे इसमें बढ़ेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हो जाएगा 60 गुणे T2। आप समय निकाल दीजिए, समय से सब कंफर्म हो जाएगा। चलिए काटते हैं। 4 15 बार होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 11, तो T2 हो जाएगा 11/3 घंटे। अब भैया देखो 11/3 क्या होता? पहले कितना घंटा लगता था? 4। अब 11/3 का मतलब 4 3 चौके 12, 4 सही 1/3, अर्थात 4 + 1/3। ये तो इसको बराबर ही है, 1/3 घंटे ज्यादा लगा है, घंटे ज्यादा। अब 1/3 घंटे ज्यादा को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। और 1/3 बताइए क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे 60, मतलब 3 बिसा हम में 60, अर्थात 20 मिनट। यहां पर देखिए इस प्रश्न का हल हो जाएगा। 20 मिनट आ रहा है सबका उत्तर। 20 मिनट राइट सोल्यूशन होगा, जो कि क्या हो जाएगा बताइए? 20 मिनट हम लोग उतार सकते हैं कि अगर जब हम अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहे हैं तो हमें 20 मिनट कम चलना होगा, अर्थात हम 20 मिनट पहले उस यात्रा को तय कर सकते हैं जो यहां पर दिया गया था। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। 13वां नंबर देखिए, बहुत आसानी से करने की स्थिति होनी चाहिए।
मुझे कहा गया x 1/1 प्लस x का मुझे रेसिप्रोकल अर्थात इनवर्स या व्युत्क्रम फाइंड करना है। तो पहले तो आप इसको प्रॉपर एक भिन्न के रूप में लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? x1 जा x प्लस 1/x, मतलब यह इसका मान हो गया। अब इसका मैं रेसिप्रोकल अर्थात इनवर्स लिखूंगा। तो रेसिप्रोकल इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर a बाई बी है तो b बाई ए बना दिया जाता है, अर्थात इसको आप x/x प्लस 1 कह सकते हैं, x/x प्लस 1 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बताएं? ए है। तो 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? x/x प्लस 1 हो जाएगा। करेक्ट हल हो गया। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ा जाए। इसमें दिक्कत किसी को? हाँ, यस, आगे बढ़िए। अब देखो, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जब परसेंटेज पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जैसे मान लो हम लोग अगर दो व्यक्ति हैं, एक तो ए है दूसरा बी है। अगर हम कह रहे हैं कि मेरी आय आपसे 50 रुपए ज्यादा है, मैं आपसे 50 रुपए ज्यादा मेरी वॉलेट में है, तो आपके पास मेरे से 50 रुपए कम होगा। ये तो स्पष्ट है, मतलब मेरे पास अगर 100 रुपए है तो आपके पास 50 रुपए होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरी इनकम आपसे 50% ज्यादा है, तो आपकी इनकम क्या मेरे से 50% कम होगी? ये मुझे आप थोड़ा सा बताइए, यस और नो। जनरल में अगर मैं कह दूं कि मेरे पास आपसे 50 रुपए मेरी पर्स में आपसे ज्यादा है, उस समय आप हमसे कह सकते हैं कि सर मेरे पास आपसे 50 कम होगा क्योंकि आपके पास 50 ज्यादा था। बट मैं अब कह रहा हूं कि मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपके पास मेरे से 50% कम होगा। नहीं, प्रतिशत की जब तुलनाएं होती हैं तो सेम परसेंटेज अप्लाइड नहीं होता है। बस इतने ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब ऐसी स्थिति आए तो हमको करना कैसे होता है, हम करते कैसे हैं। हम देख रहे थे ए की इनकम जो थी वह बी से 33 सही 1/3% कम थी। मतलब ए की इनकम बी से 33 सही 1/3% कम थी, तो 100% बी ज्यादा होगा। और बी का न्यूमेरिकल मान, ये भी ध्यान दीजिएगा, 33 सही 1/3% से ज्यादा होगा। हमेशा यहां पर ज्यादा का प्रतिशत कम से ज्यादा होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर तो हमारा ये वर्बल हो गया, क्योंकि बाकी सब कम है। ये तो हम ओरल बता सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? मतलब उत्तर तो 50% हो गया, डन। लेकिन करेंगे कैसे? सुनिए, करेंगे 33 सही 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसको आप जानिए कैसे। 33 या 99 100/3 होता है, 100 हो जाएगा, काट दीजिए क्योंकि 100 से भाग करेंगे 1/3 होता है। ऐसी स्थिति में जब कम हो ज्यादा बनाना हो तो इसका अंश ले जाओ, गुणे 100 करो, बटा यहां पर कम था तो 3 में से 1 घटा दें, और अगर यही ज्यादा होता, कम बनाना होता तो जोड़ देते। डिवाइड करिए, 50% आएगा। 50%। मैंने वैसे भी कहा था कभी कम दिया है तो ज्यादा का परसेंट ज्यादा होगा न्यूमेरिकली, और ज्यादा दिया है तो कम का परसेंटेज कम होगा न्यूमेरिकली। तो मतलब ऑप्शन से तो वैसे भी एलिमिनेटेड था, सी ऑप्शन डायरेक्ट उत्तर था। तो 50% इस प्रश्न का करेक्ट है। अगर ए की इनकम बी से 33 सही 1/3% कम थी, तो बी जो था ए से 50% ज्यादा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया था। 14वां नंबर 50% करेक्ट हल इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर स्थिति टाइम एंड वर्क की है और बेहतर स्थिति है। मतलब इस तरह के प्रश्न आपसे रिलेट कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ए किसी काम को यम दिनों में, जैसे मैं ए हूं, मैं किसी काम को आप मुझे दे दीजिए, मैं यम दिन में करूंगा। बी को अगर दिया जाए तो बी कहता सर मुझे यम दिन लगता है। मतलब काम अनटिल एंड अनलेस एक होता है, बट हम क्या करते हैं, मैं काम को एक ऐसी संख्या बना लेते हैं जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, अर्थात मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए, यम एन हो गया काम। मैं कह दूं कि ये देखिए यहां पर समय है, टाइम है। मैं कह दूं कि यम एन काम को मैं यम समय में करता हूं, तो प्रतिदिन यम से डिवाइड करिए, यन काम करता होगा। ए की क्षमता एक दिन में यन काम करने की हुई। बी की बात करिए, ए कहता हम यम एन काम को यन दिनों में करते हैं, तो यन से डिवाइड कर दी, इसकी क्षमता यम हो गई। मतलब स्थिति ये हो गई कि जो ए है वह एक दिन में यन काम करता है, बी एक दिन में यम काम करता है। तो दोनों अगर जुड़ गए तो एक दिन में क्या होगा आप मुझे बताएं? एक दिन में यम प्लस यन काम होगा। अब यम प्लस यन काम एक दिन में होता है, टारगेट यम एन का है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कम कर पाएंगे? यम एन अपान यम प्लस एन। तो राइट सोल्यूशन आपका यम एन अपान यम प्लस एन हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया था। कितने लोगों ने बताया था? वेरी गुड, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया। यम एन अपान यम प्लस एन कहाँ गया यार?
ए है। mn अपान m प्लस n इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया था। तो ये 15वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्लियर हो रहा है। अगले प्रश्न पर आप लोग बढ़ चलें। बात की गई है घन के विकर्ण की। विकर्ण सुनिए, विकर्ण क्या होता है। पहले तो घन क्या होता है। घन जैसे डाइस लूडो वाला जो होता है वही घन है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब की सब बराबर होती हैं। ए और ए, ये सब की सब देखो बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं विकर्ण की, डायगोनल की, तो पहली चीज कुछ बातें आप समझिए। विकर्ण जो हो जाता है अंडर रूट क्या हो जाता है बताएं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहां पर स्थिति को आप समझिएगा, ए वर्ग प्लस ए वर्ग प्लस ए वर्ग, अर्थात अंडर रूट 3a वर्ग हो जाएगा, मतलब a रूट 3 होता है। विकर्ण जो होता है डायगोनल किसी घन का, वह a रूट 3 होता है। हमको घन का विकर्ण दिया था और हमसे घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा था। तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो विकर्ण मतलब डायगोनल, वो आपको दिया है 5 रूट 3। अगर भुजा हमने a माना है तो रूल क्या होता है, a रूट 3, अर्थात कंफर्म हो चुका है कि हम यहां से इसको काट देंगे और भुजा हमारी हो जाएगी 5। क्या हो जाएगी, 5। अब अगर हम बात करेंगे इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो घन के अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ऐसे देखो लेटरल जो होता है जिसमें छत और फर्श शामिल नहीं होती है, अगर इस रूम को हम घन मानेंगे तो उस समय अगर नहीं करेंगे तो 4 सरफेस होती है, जो 4 दीवारें होती हैं। लेकिन अगर हम सबको ही बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया आपका 6a वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे 6 गुणे 5 का वर्ग 25 और 25 छक्के भैया क्या होता है, 150। इस प्रश्न का उत्तर कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो 150 राइट सोल्यूशन। जितने लोगों ने हमें सी ऑप्शन बताया है एकदम परफेक्ट बताया है, और उन सभी का उत्तर एकदम क्लियर है और समझ में सब लोग देख रहे हैं, कर पा रहे हैं। आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा, 18 नंबर पर आ जाइए। हम किसी त्रिभुज में हैं, हम किसमें क्या हैं, एक त्रिभुज में हैं, जो त्रिभुज का नाम है ABC। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर जितने लोग इसको कर पाते हैं समझो कि एक अच्छा अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ कोणों के योग दिए हैं, जैसे कि a प्लस बी क्या है, a प्लस सी क्या है, इस प्रकार से हमको दिया गया है। हमसे कोण a का मान पूछा गया है कि आप कोण a का मान हमें बता दें। आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कोई भी त्रिभुज होगा उसके सभी कोणों का जोड़ आप कमेंट करते चलिएगा, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी कोण होगा उसके सभी कोई भी त्रिभुज होगा उसके सभी कोणों का जोड़ यहां पर 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब इनमें से कुछ भी सोचें, जैसे हम बात करते हैं a प्लस बी की, अगर बात मैं करूं a प्लस बी की, तो a प्लस बी का मान देखो कितना दिया है, 118। देखो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, दिया होता है जनरली। a प्लस बी का मान 118 है, कितना भैया, 118। तो c का मान आप बता दो कितना हो जाएगा। c का मान हो जाएगा, इसको घटा दें, 10 से 8 2 7 से 1 6 62 डिग्री हो जाएगा c का मान। अगर c का मान भाई 62 हो गया तो इनको बुलाइए, जो कि लिखा है a प्लस सी बराबर 96। तो c का मान अगर 62 आया है तो a प्लस 62 बराबर 96, अर्थात a बराबर 96 माइनस 62, 6 से 2 4 होता है, 9 से 6 3 होता है, 34 डिग्री हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? a का मान इस प्रश्न में 34 डिग्री हो जाएगा। खूब ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। उस हिसाब से अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो a प्लस बी का मान 118 है, तो c का मान 62 आ गया। अब यहां पर c का मान जैसे ही 62 रखा, a का मान 62 यहां घट करके इसको 34 बना देगा, तो कोण a आपका 34 डिग्री हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझ गए होंगे, और समझ गए तो भैया आप क्लियर बता दो कि हाँ क्लियर हो गया है, और हम अगले प्रश्न पर बढ़ चलें इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त हैं, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। आज मैंने वृत्त भी पढ़ाया था बैच में, अगर बैच वाले देख रहे हैं तो पता होगा। तो वृत्त के जो क्षेत्रफल हैं, जनरली क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, मुझे बताएं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम सोचें तो इसको हम a1 कह रहे हैं, इसको हम a2 कहते हैं। जनरली वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब इसने हमसे कहा है उनके क्षेत्रफल 4:7 के अनुपात में है।
क्षेत्रफल क्या है, 4:7 के अनुपात में है। तो हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर बराबर 4/7। काट दीजिए पाई पाई से, r1/r2 अंडर रूट 4/7। अंडर रूट क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर वर्ग लगा था, तो उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। भैया r1/r2 क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो चलो 2 होता है, 7 का कर नहीं पाएंगे, तो 2√7 आपके इस प्रश्न का हल होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो बराबर बता सकते थे 2√7 इज द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए। अगर उनकी हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था तो त्रिज्या का भी अनुपात आया। यहीं पर मैं आपसे कहता कि व्यासों का अनुपात क्या होगा, तो सेम हो जाता, यही कोई परिवर्तन नहीं। यही मैं पूछता परिधियों का अनुपात क्या होता, सेम हो जाता, कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात किन्हीं दो वृत्तों में त्रिज्याओं का अनुपात, व्यासों का अनुपात, परिधियों का अनुपात सदैव बराबर होता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है किसी वृत्त में कोई त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में कोई परिवर्तन प्रतिशत में अगर किया जाए, मान लो प्रतिशत के हिसाब से उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए, तो उसकी परिधि और व्यास, परिधि देखिए ध्यान से, 3 चीजें एक साथ सोचिएगा। कोई वृत्त सोचिए, वृत्त का केंद्र सोचिए, इसकी त्रिज्या सोचिए, इसका व्यास सोचिए और इसकी परिधि सोचिए। मतलब 3 चीज दिमाग में रखिएगा, त्रिज्या क्या क्या, त्रिज्या r, व्यास 2r एंड परिधि 2πr। मान लीजिए कोई परिवर्तन आप इसमें कर रहे हैं, कोई वृद्धि कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं या कोई कमी कर रहे हैं, तो समान वृद्धि कमी प्रत्येक में होगी। मैं आपको कह दूं कि अगर इसमें 25% की वृद्धि की गई तो इसमें भी 25% की वृद्धि होगी, इसमें भी 25% की वृद्धि होगी, या इनमें कोई की गई तो बाकियों में भी वही होगी। तो वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि प्रत्येक चीजें यहां पर हमेशा बराबर की स्थिति में होती है। आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं भैया, नहीं होना चाहिए। आई होप सबको क्लियर है और क्लियर सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ते चलिए इसको देखते हुए। यस, मैं देख लेता हूँ कोई चीज अगर यहाँ पर फंस रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, सब लोग बाकी बढ़िए, अगले प्रश्न पर मेरे साथ आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन चलिए प्रतिशत का है, बढ़िया क्वेश्चन एक आप सामने है। 80% के y% का x%, 900 के 25% के बराबर है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, जो लोग कर सकते हैं प्लीज बता दें। 80% का y% का मतलब गुणा होता है, x% बराबर है 900 का 25%। याद रखिए कभी भी परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग करना होता है। 100 से क्या करते हैं भाई, भाग करते हैं। अब यहां डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3% उसमें केवल 1%। अगर बराबर संख्या होती परसेंटेज वाली तो हम सीधा सीधा काट सकते थे। नहीं तो यहां पर भैया आप 80/100 लिखो, यहां पर आप y/100 लिखो, यहां पर आप x/100 लिखो और यहां पर 900 लिखो, लेकिन 25/100 लिखो। तो इससे एक फायदा होगा कि 100 खत्म हो जाएगा। 100 खत्म हो गया। बाकी भी कई चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 20 चौके 80 होता है, 20×5 100, अर्थात हम तो जानते थे 4/5 होता है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात नहीं थी। अब और चीजें भी ध्यान से देखिए, जैसे कि हम इससे अगर डिवाइड करना चाहें तो 25 हो जाएगा। कुल मिला के हमसे xy का मान पूछा है, तो xy बराबर आपके सामने यहाँ 900 था, गुणे 25 था, गुणे 25 अर्थात 125 और आ जाएगा। गुणा कर डालिए कितना हो रहा है, हमारे सामने क्या था 900 और 25/100, 25%। अगर इसके बराबर था जैसे 80% का y% का x%, 80/100 y/100, ठीक है, y/100 और x/100, एक तो कट ही गया, 4/5 हो गया, 25×5 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 25×5 125। अब इसके साथ गुणा कर दिया। देखो या तो कहता है xy का परसेंटेज क्या है, देखो 9×5 45, 9×2 18 4 22, 9×2 18 4 22, 9 के 9 2 11, 9 3 27, 27 1 28। देखो 28,125 तब होता जब इसमें लिखा होता xy का प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत नहीं पूछा है, यही इसने गलती कर दिया है, ठीक है। यहां पर प्रतिशत पूछना चाहिए था, तो प्रतिशत मानकर अगर चलेंगे तो सी ऑप्शन होगा उत्तर। xy का प्रतिशत अगर पूछा होता तो सी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन आता। बाकी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो यहां पर लिखना चाहिए था xy का प्रतिशत क्या होगा। भैया xy का प्रतिशत करते जैसे इसमें परसेंटेज लगाते बटा 100 हो जाता।
ये जो आता बटा 100 हो जाता अगर हम प्रतिशत लगाते तो, और जैसे ही दोनों शून्य खत्म होते 28,125 हो जाते। हम लोग को सही करने के लिए, आप मेरी बात समझ गए कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करिए। देखो 28,125 आएगा, लेकिन तब जब एक्स वाई का प्रतिशत, तो आप इस प्रश्न में एक्स वाई का परसेंटेज बना लो, एक्स वाई का परसेंटेज बना लीजिएगा, तभी सही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? यस यस। एक्चुअली इसमें जो था ना, यहाँ पे 2% लिखा था, हम लोग केवल इसको मान लेते हैं, एक प्रश्न रिटन मिस्टेक था, हम केवल अगर इसकी तरफ चलते हैं और एक्स वाई के परसेंटेज की बात करते हैं तब सही उत्तर हमारे पास यही है। यस ओके। अगले प्रश्न पर, और दूसरी तरफ एक प्रश्न यहीं पर यह था कि एक्स का वाई परसेंट का 80%, थोड़ा सा डिफरेंट था, 2% ऑफ 900, तो दैट वाज डिफरेंट थिंग, उसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगले प्रश्न पर चलिए। अब आ गया हमारे पास डीआई। क्या आ गया? डीआई। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर, मतलब पहनने ओढ़ने में 825 रुपए खर्च करता है, वस्त्र पर 825 खर्च करता है, पूरी इंफॉर्मेशन को आपको फिगर के फॉर्म में दिया गया है। याद रखिएगा, हमेशा इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हम अपने पूरे खर्च को एक फिगर के फॉर्म में दे देते हैं, जिस फिगर को आप पाई चार्ट कहते हैं, जनरली प्रतिशत से कंपेयर किया जाता है। जो यहाँ पर कंप्लीट 360 डिग्री होता है वही प्रतिशत में 100% होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम 10% यहाँ खर्च करते हैं, 20% वहाँ खर्च करते हैं, यहीं पर वह चीज़ सेक्टेरियल एंगल के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। वस्त्र पर 825 खर्च होता है। वस्त्र का जो फिगर है ये लाल कलर वाला है, जो 36% के बराबर है, 36 डिग्री के बराबर है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। परिवार की कुल मासिक आय बता दो। परिवार की कुल मासिक आय वस्त्र पर 36 डिग्री है, वस्त्र पर 36 डिग्री है जो कि 825 है, 36 डिग्री है जो कि 825 है। कुल मासिक मतलब जैसे जो प्रतिशत में 100 होता है, यहां पर 360 हो जाएगा। यही कुल है, यही कुल खर्च है, कुल आय है, सॉरी। 36 दहम में होता है, 10 इसके साथ गुणा कर दें, 8,250 रुपए, 8,250 जो बी ऑप्शन में है। 36 डिग्री का मान हमको वस्त्र वाला डिग्री दिया है 36, तो हमारी कुल इनकम 360 डिग्री होती है। जो परसेंटेज पे 100 होती है वही यहां पर 360 हो जाती है। राइट सोल्यूशन यहां पर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, अगला पढ़िए। परिवार की कुल आय की कितने प्रतिशत राशि की बचत की जाती है? तो बचत को देखिए, यहां पर कुल इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं बचत की बात। बचत देखो इस कलर में दिखाया गया है, और यह कलर कौन सा है? ये वाला है। कह रहा 54% किसके बराबर है? ध्यान से देखिएगा, 54% यहां पर कितने प्रतिशत के बराबर है? अब सोचो, कुल इनकम क्या होती है? कुल आय 360 होता है, और बचत कितना हो रहा है? 54 डिग्री हो रहा है। तो 54 डिग्री को अगर हम परसेंटेज पे लिखेंगे, 54 गुणे 100 बटा 360 कर दो। देखो 9 छंग 54 होता है, 9 चौके 36, 0, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 तिया 6, 3 पचे 15, कितना हो जाएगा बताएं? 15%। 15% क्या होता है? यहां पर बचत होती है किसी परिवार की, जो कि जनरली हम लोग परसेंटेज पे कंपेयर कर सकते हैं। अर्थात 54 को हम 360 पे कंपेयर कर लें प्रतिशत के हिसाब से, 54 गुणे 100 बटा 360 कर दीजिए, राइट सोल्यूशन आपका 15% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर। भोजन और विविध मदों, भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्चों के बीच का अनुपात क्या है? ये बहुत आसान है, जैसे इसमें तो कोई नंबर कैलकुलेट ही नहीं करना है भैया। भोजन एकदम जो लाइट कलर का है ए है 108, ये है भोजन, और विविध मद क्या है? विविध ये है ग्रीन का 72। आपको सीधा करना है, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, 72। आइए कर डालिए, काट पीट दीजिए, जो कटे किससे? 9 से, 9 1 के 9, 9 दूना 18, 9 8 72, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3:2, 3:2। भोजन और विविध मद क्या है बताएं? 3:2। राइट सोल्यूशन 3:2 हो जाएगा, जो कि हमारे 23वें प्रश्न का करेक्ट हल है। 23वां प्रश्न कितना हो गया? 3:2 है, एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 23 के बाद हम बढ़ चलते हैं 24वें पर। क्या कहा है सुनिए। वस्त्रों और किराए पर होने वाली खर्च की औसत राशि बता दो। वस्त्र और किराए पर खर्च होने वाली राशि की औसत हमें बताना है। तो वस्त्र हमारा कितना है? ए है, वस्त्र हमारा 36 है, और किराया कितना है? 90 है, किराया 90 है। 36 और 90, देखिए औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। ध्यान से सुनते जाइएगा।
वस्त्र हमारा 36 डिग्री है और किराया हमारा क्या है 90 डिग्री है। 90 30 120 126 हो जाएगा, बटा आप 2 कर दो, 2 छंग 12 2 63 डिग्री हो गया। अब इस 63 डिग्री को हम कंपेयर कर दें। कैसे कंपेयर करेंगे? शुरुआत में ही दिया था वस्त्र का, क्योंकि वो देना चाहिए था निर्देश। तो वस्त्र जो 36 डिग्री था वो अगर देखो तो 825 था। 36 डिग्री क्या था 825। तो भैया 36 डिग्री बराबर अगर 825 था तो 63 डिग्री क्या होगा? 9 चौके 36 होता है, 9 सत्ते 63। इसको इससे गुणा करके 4 से भाग करिए। 7 पचे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 अठे 56, 1 57, बटा आप 4 करेंगे, 4 से भाग करिए। 4 1 के 4, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, 4 तियां 12, 1443.75 पहला ऑप्शन। वस्त्र और किराए को जोड़ करके 2 से भाग करें तो औसत डिग्री खर्च आया जो कि 63 हो गया। वस्त्र का इंफॉर्मेशन अमाउंट में स्टार्टिंग में ही 36 डिग्री दिया हुआ है 825। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस पर इनकी औसत पर खर्च कितना हो रहा है जो कि 63 डिग्री है। तो 63 के हिसाब से उत्तर हमने बता दिया। कितना आ रहा बताएं? 24वें का 1443 रुपए से 75 पैसे। ये हो गया आज के सेशन का मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद इंग्लिश वाले सर अजय सर आएंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो अंतिम प्रश्न और देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, कैसे करना होगा। प्रश्न है कि भोजन वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का किसका किसका बताओ? भोजन ए है। वस्त्र कौन है? वस्त्र रेड है। और विविध मतलब ग्रीन है। मतलब ये देखो तीनों ऐसे हैं, भोजन, वस्त्र और विविध। पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ने से पहले इस बात को दिमाग में रखिए। भोजन पर कितना है? भोजन पर है 108 और वस्त्र पर 36 और विविध पर 72। क्या बोला है? भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है? तो भैया देखो यहाँ पे संख्या 3 है तो आप बटा 3 कर दो अगर औसत निकालना है। जबकि मतलब जोड़ेंगे भी तो आपका कितना हो जाएगा? 180 216 बटा 3 हो जाएगा। जबकि अगला जो है मेरे पास वो क्या है? किराए। और देखिए बचत और किराया, यहां पर 2 लोग हैं, बचत और किराया। जैसे देखो इसमें क्या था? इसमें 3 चीजें थी, भोजन था, वस्त्र था, विविध था। तो तीनों को जोड़ें तो 216 और औसत निकाला तो बटा 3 किया। औसत निकाला तो क्या हुआ? बटा 3 किया। सुनते जाइएगा। वस्त्र और किराए की बात किया जाए तो वस्त्र है रेड कलर जो कि 36 है। वस्त्र क्या है? रेड कलर जो कि और किराया कितना है बताओ? किराया है ब्लू कलर 36 और 90 126 हो जाएगा। भैया 126 बटा या 2 होगा। 2 क्यों बताइए? क्योंकि 2 ही पद हैं। तो अब आप क्या कर दो, देखो इनके बीच अनुपात निकाल दो। कैसे निकलेगा? 216 बटा 3 कर दो, अनुपात 126 बटा 2 कर दीजिए। 3 सत्ते 21 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 तियां 6, 2 छंगे 12 होता है, 2 तियां 6 होता है। 9 अठे 72, 9 सत्ते 63। तो यहां पर कितना हो रहा है? 72। हाँ 9 अठे 72, ये भी 72, ये भी 72 होगा। सही बात है। यहां पर कितना हो रहा है? 9 3 126 बटा 2, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 1 अनुपात 1 होगा इसका उत्तर। एक बार फिर से देख लीजिएगा। 72 और 108 180, 80 3 216 बटा 3 हो गया। 126 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 भी 72 हो जाएगा। और यहां पर 72 और 72 1 अनुपात 1 होना चाहिए ना। ये कुछ गलत हुआ है, 1 सेकंड। कितना हो गया है? बचत और किराया। तो बचत कितना है हमारा? बचत मतलब ए है, सॉरी। और किराया कौन सा है? यहां पर वस्त्र ले लिया गया तो यही गलती हो गई। देखो ये है, तभी आएगा 72 तो आएगा। सही बात कह रहे हैं आप लोग। देखो ये तो चलो ठीक है, ये आपका आ गया है, सही है। 3 देखो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 72 है, करेक्ट है। यहां पर एक्चुअली हमसे वस्त्र ले लिया था, जबकि बचत और किराया है। बचत देखो 54 है और किराया कितना है बताएं? किराया हम लोगों का ब्लू कलर वाला ए वाला है, प्लस 90 है। तो 9 5 14 144 होगा और बटा 2 करेंगे तो ये भी 72 आएगा। 72 का अनुपात 1 अनुपात 1 होगा। वहां पर एक्चुअली बचत को वस्त्र की तरह से ट्रीट किया गया, इसलिए गलत आया था। सही उत्तर क्या होगा बताइए? 144 बटा 2 जो कि 72 होगा। यहां भी 72, यहां भी 72। बस इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पद 3 थे, भोजन, वस्त्र और विविध, इसलिए 3 से भाग किया।
इसमें 2 थे, बचत और किराया, इसलिए 2 से भाग किया। कभी कभी देखो ऐसे होता है कि हमें भाग करने की नौबत ही नहीं आनी हो चाहिए। कब? जब हमारे पास इधर भी पद और इधर भी पद, लाख का अनुपात लिखा हो, अनुपात से मतलब सॉरी औसत लिखा हो, औसत का मतलब ही नहीं है। जब पद बराबर हो तो बटे अटे करने की जरूरत नहीं, सीधा योग को अनुपातिक रूप में कन्वर्ट कर दिया करिए। तो ये तरीका होता है। तो आपको 25 प्रश्न यहां से दिखे हैं, किसके? गणित के।